विधानसभा क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में मैं पुलिस को समय समय पर बताते रहता हूं। फिर भी ऐसा लगता है कि पुलिस इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। संगम अग्रवाल हैं, उद्यमी हैं, उनका कार्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। उनके कार्यालय में घुसकर लोगों ने मारपीट किया, ये अखबारों में भी आया है। मैं गया था, उन्होंने अपनी चोट दिखाया और सीसीटीवी का फुटेज दिखाया। उस फुटेज में एक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर आ रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा होगा इसकी आशंका 2 दिन पहले उन्होंने प्रकट किया था। व्हाट्सएप चैट है, जो व्यक्ति गिरोह बनाकर हमला करने गए थे उनके साथ। मैंने आपके सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। कितने गंदे लफ्ज़ों का व्यवहार किया गया है उसमें व्हाट्सएप चैट में, और मेरे पास उसका ऑडियो चैट भी है। इतना गंदा है कि उसे हम सुना नहीं सकते हैं, खासकर अगर कोई महिला भी आपके बीच में बैठी है, इसलिए मैंने वह नहीं दिया है आपको, परंतु ये दे दिया है व्हाट्सएप चैट का। उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप चैट के अलावे 2 मैंने ऑडियो क्लिप दिया है। जब संगम अग्रवाल किसी से चचा कहकर सिफारिश कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, और एक व्यक्ति तो बहुत रुचि नहीं ले रहे हैं बातचीत में, दूसरे व्यक्ति ने बात किया है और उसमें कहा है कि 8 लाख रुपए की रंगदारी का मामला आ रहा है। अब दिक्कत यहाँ क्या हो रही है क्षेत्र में कि किसी के साथ मारपीट हुई, वह व्यक्ति पहुँचता है थाना, और उसके थाना पहुँचने के मिनटों सेकंडों में जो प्रभावित पक्ष है, हमला करने वाला है, वो भी थाना पहुँच जाता है और काउंटर FIR दर्ज हो जाता है। अब कमलेश साहू नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने FIR कराया है कि 8 लाख रुपया मेरा बाकी है, मैं मांगने गया था इनके ऑफिस में, उन्होंने हमला किया। सवाल ये उठता है कि आप मांगने गए तो अकेले तो गए नहीं, 20-25 लोगों के साथ गए, और थाना को, पुलिस को पूछना चाहिए कि 8 लाख रुपया आपके पास आया कहाँ से था जिसको आपने दिया इनको। जिस समय संगम अग्रवाल को कमलेश साहू ने 8 लाख रुपया दिया, तो उनके पास 8 लाख रुपया था, नहीं था तो वो कहाँ से लाए थे। और जब मारपीट हो गई तो रिश्तेदार हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के, तो संगम अग्रवाल ने ऑडियो में भी कहा है कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को सारी चीज़ों को बताया, जो व्हाट्सएप चैट में आपको दे रहा हूँ उसको उन्हें दे दिया, भेज दिया, कुछ हुआ नहीं। होता यही है इस व्यक्ति के साथ कि जब भी ये सज्जन मारपीट करते हैं, पुलिस में केस करने को भी जाता है, तो तुरंत समझौता करने के लिए दबाव बनने लगता है। सबसे पहले मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि बने थे पवन अग्रवाल, तो बनने के कुछ ही दिन बाद इन्होंने हाथ साफ कर दिया था उनके ऊपर, समझौता हो गया। हमारा चुनाव हुआ, उसके बाद सिरगोड़ा के एक युवक को के यहाँ जाकर इन्होंने मारपीट करने की कोशिश की, मारपीट किया। वो जा रहे थे थाना में केस करने, फिर समझौता का दबाव आया, कहा कि नहीं, उस परिवार के ऊपर कुछ एहसान है पूर्व मुख्यमंत्री जी के, समझौता हो गया। अब इसके संगम अग्रवाल के मामले में भी इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है समझौता करने का, और दबाव सत्ता विपक्ष दोनों ही की तरफ से आ रहा है कि भाई समझौता कर लीजिए। तो अब कितना दिन ये डटेंगे ठटेंगे और कब समझौता कर लेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, मगर घटना हुई है और पुलिस को जिस रूप में लेना चाहिए उस रूप में इस घटना को नहीं ले रही है। यह घटना होने के बाद फिर से काउंटर FIR दर्ज करा लेना
ये पुलिस की उसी मानसिकता का द्योतक है जो आम लोगों के साथ ये करते रही है। और एफआईआर करने गए, उसके तुरंत ही मिनटों सेकंडों में 60-70 लोग पहुंच के दूसरी तरफ से एफआईआर करने के लिए। और जो चेहरे उसमें दिखाई पड़ रहे हैं थाना के सामने, ये तमाम चेहरे हैं जो एक गिरोह बनाकर काम करने वाले लोगों का है। उसमें चिंटू सिंह टाइप लोगों का भी फोटो है वहाँ जाने का। और कुछ चीज़ों को मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कुछ एक पहले कि 28 अक्टूबर 2022 को हमारे निहत्थे समर्थकों के ऊपर एक हमला हुआ था। सारे वीडियो क्लिप में है कि एक बड़ा समूह हमला करने की नीयत से जा रहा है, कुर्सी बैट से मार रहा है और दूसरा पक्ष पिटा रहा है। तो उसमें भी काउंटर एफआईआर हो गया और आज 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया, अनुसंधान नहीं हुआ। तो इतनी देर हो रही है, तो जिन लोगों ने हमला किया, उसकी भीड़ में जो शामिल थे, उनके एक एक चेहरे को पहचानना चाहिए था। एफआईआर में जितने चेहरे आए उतने चेहरे तो आपके सामने हैं। जो नाम एफआईआर में नहीं दिए गए और वो चेहरे उसमें शामिल हैं, तो पुलिस को तो पता करना चाहिए कौन लोग हैं साहब। पुलिस ने पता नहीं किया, इसमें भी काउंटर एफआईआर है। और 2 एफआईआर के अनुसंधान अधिकारी एक ही हैं। कायदे से 2 एफआईआर है तो अनुसंधान अधिकारी 2 होना चाहिए। इसमें पिटाई खाने वालों का एफआईआर बाद में है, पिटाई करने वालों का एफआईआर पहले है। सुबोध श्रीवास्तव जैसे लोग का खून से लथपथ है पूरा शरीर। टीएमएच गए, एक्सरे हुआ, हाथ टूटा पाया गया, प्लास्टर हुआ उनका। पता नहीं इसका जिक्र पुलिस ने टीएमएच से लिया है कि नहीं, या टीएमएच से आधा अधूरी रिपोर्ट ले लिया है। तो मैं इस बार में 3 बार सीनियर एसपी को चिट्ठी लिखा हूँ, आईजी को लिखा हूँ, डीजी को लिखा हूँ कि भाई ये कोशिश यही होगी, 2 एफआईआर है वो करने का। 2 एफआईआर लीजिए, एक ही व्यक्ति करेगा। और जिसको इन्होंने आईओ बनाया है वो आदमी खुद मारपीट की घटना स्थल पर मौजूद था, वहाँ पर उसकी तस्वीर है। और वो खुद भी कुछ दिन पहले एक संगीन अपराध से छूट कर आया है और फिर ज्वाइन किया है पुलिस का की ड्यूटी। और 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 2.5 महीने में मैंने कम से कम 1 दर्जन बार सीनियर एसपी को याद दिलाया होगा कि भाई आपको जो करना हो तो करिए। और मुझे आशंका है कि ये लोग 2 एफआईआर हैं, दोनों पक्षों में जो संगीन धाराएं हैं, नॉन अवेलेबल हैं, उन धाराओं को हटाएंगे और चार्जशीट करके दोनों को ही थाना से बेल दे देंगे। यही करेंगे। अगर इस घटना में कार्रवाई हुई होती तो ये सारे लोग जो संगम अग्रवाल पर हमला करने गए थे, ये सभी के सभी लोग थे उसमें भी शामिल। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती ये करने की। इसके अलावा पता नहीं यहाँ कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या हुई है। मैंने कुछ सूचनाएं दी। एक चिंटू सिंह की सूचना मैंने पुलिस को दी, जिसमें मैंने आपके व्हाट्सएप में वो गंदा ऑडियो, गंदी लफ्ज़ों वाला ऑडियो मैंने डाल दिया है। किसी के साथ वो सूदखोरी का पैसा वसूलने के लिए वो बात कर रहे हैं। ये गया, सूदखोरी का जो कानून है वो कानून अलग है, मगर मेरा मानना है कि पुलिस को तो ये देखना होगा ना कितने बड़े पैमाने पर किसके अकाउंट में कितना पैसा सूद का दिया गया है, कितना वसूला गया है, और ये पैसा आ कहाँ से रहा है। ये पैसा अपराध जगत का है कि ये पैसा ड्रग वालों का है, ये कहाँ से आ रहा है पैसा जो सूदखोरी में चल रहा है और 40% सूद दिया जा रहा है उस पर साथ। कुछ हुआ नहीं इसमें आज तक। एक अप्पू तिवारी का प्रकरण आया था सामने, मुझे याद है कि मैंने पिछले जुलाई में ही सीनियर एसपी को दे दिया था। उसमें यही था कि 2017 से ये एक मुकदमे में फरार हैं। उसका जो वारंट था वो थाना से गायब है और कोर्ट के रिकॉर्ड में भी नहीं मिल रहा है जल्दी। मुझे लोगों ने कोर्ट के रिकॉर्ड से दिया, मैंने पुलिस को दिया। अब पुलिस की ऐसी मिलीभगत है कि पुलिस के अफसर कोर्ट में जाते हैं 7 जुलाई को 2022 को कि साहब इसका रिकॉर्ड हमको लेना है।
और 11 जुलाई को वो जाकर बेल ले लेते हैं, जो 2017 से गायब थे। तो 2017 से उनको वारंट का पता नहीं था और पुलिस के कोर्ट में जाते ही उनको वारंट का पता हो गया, उन्होंने ले लिया। और जिस तरह से जमानत मिली है उनको, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, जो पुलिस के पीपी एपीपी हैं उनका काम होता है कि जो कोई भगोड़ा है और कोर्ट में आता है तो पहले उसको जेल भेजा जाता है, तब उसकी बेल होती है। मगर वहीं खड़े खड़े उनका बेल हो गया है। अब चूँकि न्यायिक मामला है, जो न्यायिक रिकॉर्ड है उसकी मुझे जानकारी है, बेल देने के बाद उसमें कुछ नोट किए गए हैं। तो पुलिस का ये रवैया है कि पुलिस ऐसे लोगों के साथ इनकी सहूलियत करने के लिए पेश आती है। हनुमान मंदिर प्रकरण में एसडीओ के सामने मारपीट हुई, पुलिस ने केस किया है साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस इसमें हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद एक हुक्का बार यहाँ चलता है। हुक्का बार का मामला मैंने फ़ोटो के साथ पुलिस को दिया था और सीनियर एसपी से लेकर थानेदार तक को फ़ोन किया था। थानेदार अनजान थे। अगले दिन पता चला कि हुक्का बार में जो काम करने वाले हैं उनको पकड़ एक पुलिस केस कर रही है। हुक्का बार के मालिक पर कुछ नहीं हुआ, एक हुक्का बार प्रतिबंधित है झारखंड में। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मैंने इस हुक्का बार की भी तस्वीर आपको दिया उसमें व्हाट्सएप पर आपके। एक होटल है, सब जानते हैं यहाँ कि 3 बजे 4 बजे तक काली माटी रोड में वो खुला रहता है, बाकी सारे होटल 11 बजे बंद हो जाते हैं। एक होटल खुला रहता है साहब, पुलिस का ध्यान नहीं है, मैंने ध्यान दिलाया। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कोई स्पेशल आपने आदेश दिया है उसको, उसने नगर पालिका से कोई आदेश लिया है, पुलिस से आदेश लिया है, और 3 बजे रात तक क्या क्या होता है, क्या क्या खिलाया पिलाया जाता है उस होटल में। ये मैंने 5 प्रकरण पुलिस को इधर 2-3 महीने में दिया है। आज भी होटल 3 बजे तक चल रहा है, आज भी हुक्का बार चल रहा है, आज भी एसडीओ के सामने पुलिस पर हाथ उठाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी जो सूदखोरों का गैंग यहाँ पर है, उस सूदखोरों के गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबकि ऑडियो दिया है मैंने, एक भुक्तभोगी की चिट्ठी मैंने लिखित रूप में भेजी है सीनियर एसपी को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है। उसको मैंने दिया, आप गालियाँ सुनेंगे पैसा वसूलने के लिए। तो मुझे हमारे विधानसभा क्षेत्र का ये सब मामला है, सबके सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के मामले हैं। और मुझे जनता ने चुनाव इसीलिए जिताया था कि मैं भय और आतंक का वातावरण यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरे जीतने से ख़त्म हो जाएगा, रंगदारी का मामला ख़त्म हो जाएगा, ठेला खुमचा वालों से वसूली का मामला ख़त्म हो जाएगा। ये 3 साल बीता है तो ये ताकतें जो पहले ये सब काम करती थी वो फिर से सिर उठाने लगे हैं। पुलिस का रवैया वैसा ही है। ऐसा लगता है कि इनके समर्थकों में और सरकार के जो लोग यहाँ प्रभावशाली हैं उनमें कोई मिलीभगत है। तो जो विषय 2.5 महीना पहले हमला का हुआ था, उसमें पता नहीं है क्या खोज रहे हैं, किसी को चोट लगी, इंजरी रिपोर्ट क्या आई है, क्या तलाश कर रहे हैं। कोई एक भीड़ हमला कर रही है तो खुद में खुद एक प्रमाण है कि किस तेवर के साथ वो हमला कर रही है और मारपीट कर रही है। कोई अनुसंधान नहीं होने का मतलब है कि पुलिस इसमें कुछ करना नहीं चाहती है। मैंने इसमें डीजीपी को भी लिखा है, मैंने इसमें आईजी को भी लिखा है, सबों ने देखा है फुटेज और सबों ने कहा कि इसमें तो इमीडिएट गिरफ्तारी शिनाख्त करके होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई है। तो डीजीपी आईजी का निर्देश प्रभावी होता है या कोई ऐसी असंवैधानिक ताकत है या ताकतें हैं जो डीजीपी आईजी के अलावे निर्देश देती हैं और जमशेदपुर की पुलिस उसी निर्देश का पालन करती हैं। ये जमशेदपुर में हैं, रांची में हैं, जेल में हैं, जेल से बाहर हैं, ये कहाँ के लोग हैं? ये होगा, यही रवैया रहा, कोई कार्रवाई नहीं होगी और सारी चीज़ों को रफा दफा करने की कोशिश होगी। तो मैं रांची में अगले 17 तारीख को प्रेस को बुलाऊंगा, पूरी तस्वीर प्रमाण के साथ मैं वहाँ प्रेस के सामने रखूँगा। उसके हफ्ता भर के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं
झारखंड के डीजीपी के कार्यालय के सामने धरना पर बैठूंगा, क्योंकि विषय ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग इस मामले में उपद्रव नहीं कर रहे हैं, प्रेस में बयान नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस का तंत्र मान लेगा कि साहब ये तो दबे हुए लोग हैं, ये तो कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। क्या करते हैं डीजीपी, आईजी, सरकार के पुलिस तंत्र के लोग अलग है, मगर पूरे राज्य को और पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि जमशेदपुर में किस तरह से पुलिस का तंत्र काम कर रहा है। ये विषय है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था लोगों से कि मैं इस मामले को भूल नहीं पाता हूँ। ये मामला आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ ये जो स्थितियाँ हैं, संगम अग्रवाल आज पकड़े गए, 1 दर्जन लोगों ने फ़ोन किया हमको साहब कि हम लोगों के साथ भी रंगदारी मांगी जाती है, हम लोगों से भी पैसे मांगे जाते हैं। पहले के प्रमाण सामने आ रहे हैं, सरकार थी तो किस विभाग से कितना कमीशन कैसे कौन लेता था, ये चीज़ें आ रही हैं। उस समय की चीज़ें उस समय की थी, मगर आज फिर इस माहौल में भी ये लोग सोचेंगे कि हम वैसा ही करें, तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। और मेरा तो यहाँ की जनता से वादा था कि मैं इस तरह का आपराधिक राज, रंगदारी का राज ख़त्म करूँगा। पुलिस कानून और संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करती है या असंवैधानिक ताकतों का निर्देश मानती है, यह बात पुलिस और पुलिस के अधिकारियों को समझना है। मैं इस बात को नियम, संविधान, दायित्व के कानून के दायरे में रहकर उठा रहा हूँ और पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करेगी, तो ये बात राज्य को, देश को समझ में आनी चाहिए कि जमशेदपुर एक शहर है जहाँ का पुलिस तंत्र कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करता है और संवैधानिक शक्तियों से निर्देश लेता है। नहीं तो इसका कोई दूसरा स्पष्टीकरण मुझे नहीं लगता है कि 2.5 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो साहब, और मुकदमे को रफा दफा करने की कोशिश हो रही हो। पुलिस की डायरी मांगने का अधिकार कोर्ट को है, हम लोगों को अधिकार नहीं है। कोर्ट में क्या लिख कर देंगे, कैसे लिख कर देंगे, कोर्ट विचार करेगा उसके ऊपर। और एक कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट होते हैं, मामला न्यायालय में जाकर लड़ना होगा, हम लोग करेंगे। मामला ज़मीन पर जाकर लड़ने के लिए होगा, करेंगे। और मामला पुलिस तंत्र के ऐसे लोगों से लड़ने का होगा जो नियम, संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करते हैं, तो अभी हम लोग करेंगे। ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं निपटेंगी।